स्टार्ट कर दिए? चलिए, चलो तो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को रिवाइज करेंगे। देखो, इसमें सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक ऐसा प्रॉपर्टीज़ है, एक ऐसा प्रॉपर्टी है किसका? मैटर का, जिसके कारण मैटर जो है वो एक्सपीरियंस करता है या फिर प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स को। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग बात करें एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो उसका एसआई यूनिट क्या होता है? कूलॉम। और चार्ज कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे चार्ज ऑन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होता है? एटम जिस पार्टिकल से मिलकर के बना होता है उसको क्या बोलेंगे? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, अब देखो एटम के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखिए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है माइनस का 1.6 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन के ऊपर प्लस का होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। फिर अगर हम लोग बात करें कि जो चार्ज है वो कितने टाइप का होता है, तो अभी हम लोग कितना टाइप का चार्ज पढ़ें? नेगेटिव और पॉजिटिव। कितना टाइप हो गया? 2 टाइप। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है? पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है अगर किसी बॉडी के ऊपर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी इलेक्ट्रॉन की क्या हो? कमी हो। ऐसे नॉर्मली क्या होता है, अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखो, नॉर्मल कंडीशन में अगर हम एक एटम की ही बात करें तो इसके ऊपर जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। यानी अगर 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन होगा। न्यूट्रॉन तो कितना भी रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझे? इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल कंडीशन में देखें तो एटम न्यूट्रल होता है और कोई भी ऑब्जेक्ट एटम से ही बनता है, तो कोई ऑब्जेक्ट भी नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा? न्यूट्रल होगा। तो न्यूट्रल है, लेकिन अब यहाँ पे लिखा हुआ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है और ज़्यादा क्या है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की वजह से कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि अगर किसी बॉडी पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। एक्सेस मतलब अगर मान लो नॉर्मल कंडीशन में ये कोई बॉडी है, यहाँ पे 10 प्रोटॉन है और 10 क्या है? इलेक्ट्रॉन। अभी तो ये न्यूट्रल है, लेकिन अगर मान लो यहाँ पर अगर 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कहीं से आ जाए तो एक्सेस में हो जाएगा ना इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अधिक ना हो गया? कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन? 10 यहाँ से आया और 10 पहले से था, तो 20 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन कितना है? 10। तो पॉजिटिव चार्ज कम है और नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या? प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग को पता चल गया कि 2 तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसमें क्या है कि पहला प्रॉपर्टी क्या है कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। यानी अगर सेम नेचर का चार्ज है तो दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। देखो चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? बताओ, चार्जेज के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, अब फोर्स या तो धक्का मारेगा या तो अपने तरफ खींचेगा। तो अगर सेम तरह का चार्ज है तो एक दूसरे को क्या मारेगा? धक्का। और अगर अलग अलग चार्ज है तो एक दूसरे को करेगा अट्रैक्ट। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि चार्ज किसी भी बॉडी पर अगर आता है तो किसकी वजह से आता है? इलेक्ट्रॉन के वजह से। क्यों? क्योंकि अगर हम एक एटम की स्ट्रक्चर को देखें, एटम के स्ट्रक्चर को जब देखेंगे तो यहाँ पे बीच में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और सेल के अंदर यानी ऑर्बिट के अंदर कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। बाहर कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। और सबसे अंदर में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बीच से किसी चीज़ का ट्रांसफ़र होना बहुत टफ होता है, मुश्किल होता है। लेकिन अगर बाहर से कोई चीज़ ट्रांसफ़र कहीं हो जाए तो ये बहुत आसान होता है। तो एटम से क्या ट्रांसफ़र हो सकता है? इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी भी बॉडी पर चार्ज आ रहा है तो किसके कारण आता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के वजह से। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा समझेंगे। मान के चलो यहाँ पे देखना, अगर कोई बॉडी है ए और दूसरा बॉडी है बी,
इसके पास 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल है, 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन, ये भी न्यूट्रल है। अगर मान लो किसी तरीके से ए से बी में क्या ट्रांसफर हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो गया तो अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो कम पड़ जाएगा, तो यहाँ पे कितना चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव का 2 और यहाँ पे नेगेटिव का 2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो किसका मल्टीपल होगा, ई का। किसका मल्टीपल होगा, ई का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही ना ट्रांसफर हो सकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का क्या, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। तो इसको क्या लिखेंगे, +2e। प्लस का मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन हुआ है ट्रांसफर, कितना इलेक्ट्रॉन, 2, ठीक है। तो ई का चार्ज आपको पता है ना, 1.6 10⁻⁻19, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी बॉडी के अगर ऊपर चार्ज की बात करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल होगा किसका, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है। तो चार्ज भी किसके फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q = ±Ne। प्लस किस केस में लिखेंगे, अगर वहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया है, ठीक है, और माइनस किस केस में लिखेंगे, अगर उसको इलेक्ट्रॉन मिला है। और यहाँ पे n की जगह पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक। और E का वैल्यू कितना रखेंगे, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब याद रखेंगे यहाँ पे एक चीज़ कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज दोनों होता है बराबर, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव, ठीक। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या बताया कि चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये कौन सा थ्योरी था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक। अब जैसे मान के चलो, अभी जस्ट एग्जांपल दिए थे ए और बी का, 2 बॉडी है, दोनों अभी न्यूट्रल कंडीशन में है। 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉडी ए और 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉडी बी। अब कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है ए टू बी, 5 इलेक्ट्रॉन का। तो अगर बात करें ए के ऊपर नेट चार्ज अब कितना आने वाला है, तो यहाँ पे देखो 10 पॉजिटिव तो रहेगा लेकिन 5 नेगेटिव चला गया है, तो 5 पॉजिटिव ज़्यादा हो गया है। तो बोलेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा कितना, 5e, प्लस का 5e। और अगर हम बॉडी बी की बात करें तो यहाँ पे टोटल चार्ज 0 था, लेकिन 5 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो इलेक्ट्रॉन आया है तो नेगेटिव का 5e। ई क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है या प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे थे कि चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब अब देखो ए और बी का इनिशियल चार्ज कितना था, 0 कूलम इसका और 0 कूलम इसका। तो ट्रांसफ़र होने से पहले नेट चार्ज क्या था, 0। ट्रांसफ़र होने के बाद अगर नेट चार्ज की बात करें तो इसका +5e प्लस इसका -5e, अभी भी नेट चार्ज क्या है, 0। यानी इनिशियल चार्ज जो है वो फाइनल चार्ज के क्या है, बराबर। तो इसको क्या बोलेंगे, चार्ज ना तो क्रिएट हुआ ना ही डिस्ट्रॉय हुआ क्या, बॉडी ए से बॉडी बी में इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो कर रहा है, किस रेट से फ्लो कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब बताए थे ना कि अगर कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होगा ही, ठीक है, और वो नॉर्मल कंडीशन में भी इधर उधर घूमते रहता है, लेकिन उसके वजह से कोई करंट नहीं बनता है। लेकिन अगर सारा का सारा इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलेगा तब क्या बनेगा, करंट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मान के चलो यहाँ पे एक कंडक्टर को दिखाया गया है और इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम स्टडी कर रहे हैं, कितना टाइम के लिए, t, और मान लो t टाइम के अंदर कितना चार्ज फ्लो किया, q। तो अगर हम यहाँ पे बोले कि t टाइम में q चार्ज फ्लो किया, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया, तो यूनिट टाइम में क्या होगा, q/t। q/t को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। मतलब यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो किया उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो I का फॉर्मूला क्या होगा, q/t।
और Q का फॉर्मूला भी जस्ट पढ़ाए थे, NE, ठीक है। क्योंकि अगर हम बोल रहे चार्ज फ्लो कर रहा है तो चार्ज फ्लो करेगा तो किसको लेकर के फ्लो करेगा? इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटीजर के फॉर्म में जा सकता है, ठीक। और अपॉन टी, इसका SI यूनिट की बात करें तो चार्ज का होता है कूलम और टाइम का सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, उसी को क्या बोलेंगे? एम्पियर। 1 एम्पियर का क्या मतलब होगा? अगर 1 सेकेंड के अंदर 1 कूलम चार्ज फ्लो कर जाए किसी क्रॉस सेक्शन से, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वहाँ पर जो करंट का वैल्यू है वो कितना है? 1 एम्पियर। अच्छा, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो ये कैसा क्वांटिटी है? स्केलर। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए किस डिवाइस का यूज करते हैं? एमीटर। एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को एमीटर को हमेशा किस कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। और ये भी पढ़ाया गया था आपको कि एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी कम होता है, और अगर हम आइडियल एमीटर की बात करें तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? 0 ओम। क्यों? क्योंकि इसका काम है करंट को मेजर करना, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब उसी के साथ ऐड कर देंगे तो क्या होगा? अगर मान लो इस कंडक्टर से होकर के 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, अगर इसका अपना कुछ रेजिस्टेंस होता तो ये करंट को क्या करता? अपोज करता, मतलब करंट को कम कर देता, तो वो मेजर नहीं दे पाता जो इसको देना है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि इसका जो एमीटर का जो रेजिस्टेंस है काफ़ी क्या होना चाहिए? कम, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर जो करंट का क्या करता है? अपोज करता है, समझे। तो एमीटर का जितना कम होगा रेजिस्टेंस वो उतना अच्छा से करंट को मेजर कर पाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से 5 एम्पियर है, इसका रेजिस्टेंस कुछ है नहीं, तो जितना करंट इस R रेजिस्टेंस से होकर के पास होगा उतना ही आपको एमीटर से भी देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पे आओ। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 2 पॉइंट के बीच में निकालते हैं, ठीक है। और 2 पॉइंट के बीच में मान लो A और B है हमारे पास, है ना। इसमें इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इसमें हम लोग डिफाइन करते हैं कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी अगर हम मान के चलो Q चार्ज को मूव कराएंगे कहाँ? A टू B, तो मान लो हमने काम कितना किया? W। अच्छा, काम कैसे करना पड़ेगा? एक बात बताओ, अगर हम A टू B चार्ज को मूव करेंगे, ठीक है, तो हम कुछ फोर्स लगाएंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो W का फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था, F इंटू एस। वर्क तो कीजिएगा ना, तो वर्क जब आप कीजिएगा यहाँ पे तो देखिए, तो A टू B हमने अगर Q चार्ज को मूव किया और कितना काम किया? W। तो अगर हम यूनिट चार्ज को मूव करते तो कितना काम करते? तो देखो, Q चार्ज को मूव किए तो कितना काम किए? W। अगर यूनिट चार्ज को मूव करते तो कितना होता? W अपॉन Q। तो यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में जो वर्क होता है वही क्या होता है? दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को लिखते क्या है? डेल्टा V। डेल्टा V क्या होगा? वर्क डन होगा फ्रॉम A टू B, है ना। किसको मूव कराए थे? Q को, अपॉन Q। W अपॉन Q क्या है? यूनिट चार्ज को मूव कराने में किया गया काम। अच्छा, डेल्टा V को मतलब क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल। तो मान लो B का पोटेंशियल क्या रहा होगा? VB, और A का पोटेंशियल VA, तो इसको क्या लिखिएगा? VB माइनस VA, ठीक। वर्क डन वही होगा A टू B अपॉन Q। ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो क्या होगा? जूल पर कूलम, जिसको बोलेंगे क्या? वोल्ट। जूल पर कूलम को क्या बोलेंगे? वोल्ट। 1 वोल्ट का मतलब क्या? 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। इसका मतलब क्या है? अगर A टू B 1 कूलम चार्ज को लेके गए और कितना काम किए? 1 जूल का, तो वही कितना होगा? 1 वोल्ट होगा उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? कि यूनिट चार्ज को आप पॉइंट A टू B या 2 पॉइंट के बीच में मूव कराए, आपने जितना काम किया वही क्या है? दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब देखो, अगर हमको किसी पॉइंट का मान लो पोटेंशियल पूछ दे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल पूछ दे, तो क्या करेंगे? मान लो, तो उसके लिए हम लोग को एक एजम्पशन लेना पड़ता है कि हम चार्ज को जहाँ से उठाएंगे वो कौन सा पॉइंट होगा? इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या होता है? 0। तो आप अगर पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लगाते, यहाँ पे आपने P पॉइंट पर लाया है, तो P का पोटेंशियल माइनस, यानी अगर हम डेल्टा V बराबर लिखते हैं, W वर्क किए हैं कहाँ से?
इन्फिनिटी से P तक, किसको लाने में, Q, समझे, यानी W/Q हुआ यूनिट चार्ज को मूव कराने में किया गया वर्क डन। इसको लिखेंगे Vp माइनस V इन्फिनिटी W/Q। अब इसका वैल्यू कितना होता है, 0, तो हमको सिर्फ Vp न मिलेगा, Vp इक्वल टू क्या होगा, W/Q, ये इन्फिनिटी टू कहाँ, P, यानी इन्फिनिटी से अगर हम किसी पॉइंट पर यूनिट चार्ज को लेकर के आते हैं तो जितना काम करेंगे वही होगा उस पॉइंट का पोटेंशियल। इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, वोल्ट मीटर का। तो वोल्ट मीटर क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या कर सकते हैं, दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको कनेक्ट करते हैं, और आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी। क्या होता है, इन्फिनिटी, समझे। और इस तरह से आप जो है डायग्राम के थ्रू आप उसको दिखा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब देखो ओम्स लॉ इसी से था ना, इसमें क्या बोल रहा था कि अगर हम फिजिकल कंडीशन को नहीं बदले, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, ठीक है, अगर हम ये सब चीज़ को कांस्टेंट अगर रखते हैं तो कंडक्टर से बहने वाला जो करंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं। तो देखा होगा कि जैसे टॉर्च का एग्जांपल लेते हैं ना, कि टॉर्च में अगर बैटरी पुराना हो गया, बैटरी को बदल देते हैं तो देखे होंगे कि रोशनी अपने आप बढ़ जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे ही हम पुराना बैटरी हटा करके नया बैटरी ऐड करते हैं वोल्टेज बढ़ जाता है, और वोल्टेज बढ़ाने से क्या बढ़ता है, करंट, ठीक है। तो ओम्स लॉ यही बोलता है कि वोल्टेज और करंट एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन कंडीशन याद रखेंगे कि फिजिकल कंडीशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए, जैसे कि टेम्परेचर। अब देखो तो क्या सीखें कि करंट जो है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को जब हम हटाते हैं, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को जब हटाते हैं तो इक्वल टू का साइन आता है, और एक कांस्टेंट भी आता है साथ में। तो यहाँ पे आएगा V = IR, R आपका क्या है, कांस्टेंट। तो ये ओम के लॉ में आया है, इसलिए इसको ओमिक कांस्टेंट, या इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। अब देखें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं बुआ, वोल्टेज। अब ये ट्रायंगल तो याद ही होगा, V = IR, V = क्या पढ़ेंगे, I × R, और जब R निकालना हो तो V/I, जब I निकालना हो तो V/R। अब यहाँ पे एक चीज़ सोचने वाली बात है, अगर मान लो हम वोल्टेज को कांस्टेंट रख दें, वोल्टेज को क्या रखें, कांस्टेंट, तो करंट का वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा, R पर, रेजिस्टेंस पे। तो एक बात बताओ, तो I = V/R, और यहाँ पे वोल्टेज को क्या रख दिए, कांस्टेंट। तो जो करंट है, रेजिस्टेंस को जैसे ही बढ़ाएंगे करंट का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो रेजिस्टेंस को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है मैटर का, है ना, या कोई भी कंडक्टर का प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, अपोज करता है करंट को। यानी कि जब रेजिस्टेंस का वैल्यू हाई होगा उस समय करंट का वैल्यू घटेगा, समझे। तो चलिए, तो रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। इससे पहले आपको क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वोल्टेज और करंट के बीच। अब एक बात बताओ, वोल्टेज और करंट के बीच जब ग्राफ खींचेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, ओरिजिन से पास करेगा। यहाँ पे हम लोग को बेसिकली ध्यान रखना होगा क्या चीज़, स्लोप। स्लोप का मतलब tan थीटा। तो यहाँ पर अगर किसी भी पॉइंट पे tan थीटा निकालेंगे तो ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस। तो परपेंडिकुलर लेंगे तो क्या मिलेगा, वोल्टेज, और ये अगर बेस लेंगे तो I। तो वोल्टेज अपॉन करेंट क्या होगा, रेजिस्टेंस ना, अभी सिखाए ना, R = V/I, यानी कि VI ग्राफ में अगर वोल्टेज आपका y एक्सिस पे हो और करंट आपका x एक्सिस में हो तो जो स्लोप है वो किसका वैल्यू देगा, R का। अब यहाँ पे ये भी चीज़ सीखेंगे कि tan थीटा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी थीटा का वैल्यू जैसे ही बढ़ेगा, मतलब सॉरी एक मिनट, tan थीटा का जो वैल्यू होगा वो किसका वैल्यू दिया तुमको, रेजिस्टेंस का। तो थीटा और रेजिस्टेंस एक दूसरे के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी थीटा जितना बढ़ेगा रेजिस्टेंस उतना बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि A B C 3 कंडक्टर है
और मान लो इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2 और इसका रेजिस्टेंस R3। तो यहाँ पे अगर हम tan थीटा निकालते हैं तो ये किसका वैल्यू देता? R का। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किस रेजिस्टेंस का होगा? किसके कंडक्टर का? A का। और कंडक्टर B का रेजिस्टेंस उससे कम होगा और सबसे कम रेजिस्टेंस कंडक्टर C का होगा। ठीक है। और अगर हम इसी चीज़ को क्या कर दें, उलट देंगे कि वोल्टेज को रख देंगे x एक्सिस पर, इसको रख देंगे y पे, तो यहाँ पे जो आपको tan थीटा मिलेगा उल्टा मिलेगा ना, I/V मिलेगा। और ये किसका वैल्यू होगा? 1/r। यानी tan थीटा का वैल्यू क्या मिला? 1/r। तो थीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ना हो जाएगा r के, है ना। मतलब थीटा जितना बढ़ेगा r उतना कम होगा। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे R1 आपका सबसे कम होगा और R2 R1 से ज़्यादा होगा और R3 आपका सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रेजिस्टेंस अभी आपको सिखा दिए कि प्रॉपर्टी है किसका? कंडक्टर का, जो क्या करता है? उससे फ्लो होने वाले करंट का अपोज करता है। R का फॉर्मूला V/I। SI यूनिट की बात करेंगे तो वोल्ट अपॉन एम्पियर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओम। 1 ओम का मतलब होगा 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। मतलब अगर कोई कंडक्टर है हमारे पास, इसको 1 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिए और ये करंट कितना भेज रहा है? 1 एम्पियर। तो उस समय जो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? 1 ओम, है ना। तो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है और जिसके अंदर रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? रजिस्टर। रेजिस्टेंस किस चीज़ पर डिपेंड करता है? कंडक्टर की लंबाई पे। लंबाई जितना बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस उतना बढ़ेगा। तो बोलेंगे कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। और फिर ये भी सिखाए थे कि अगर मान के चलो कि कंडक्टर की मोटाई को अगर हम बढ़ा देते हैं, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा देंगे, तो इलेक्ट्रॉन इजीली पास हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। मतलब रेजिस्टेंस जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। फिर ये भी आपको पढ़ाया गया था कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर और नेचर ऑफ कंडक्टर, यानी अलग अलग कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो अलग अलग होता है। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो रेजिस्टेंस जो है बढ़ता है नॉर्मली। ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को जब आप देखिएगा तो आप उसको कंबाइन करिएगा तो ऐसा लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। R बराबर हो जाएगा रो इंटू L/A। ठीक है। रो को क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी। R हो गया आपका रेजिस्टेंस, A आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और L हो जाएगा लेंथ। ठीक है। रजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे? अगर मान लो कंडक्टर ले लें 1 मीटर का और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो? 1 मीटर स्क्वायर, तो R बराबर होगा रो इंटू L/A। लंबाई भी 1 मीटर है और एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर, वैल्यू रख दीजिएगा तो R और रो क्या हो जाएगा? बराबर। मतलब एक ऐसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी होता है जिसका लेंथ कितना हो? 1 मीटर, या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो? 1 मीटर स्क्वायर। यानी यूनिट लेंथ होना चाहिए और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। तो और इसका SI यूनिट क्या होगा? ओम मीटर। कैसे होगा ये देखिएगा थोड़ा सा, देखो R बराबर क्या आया? रो इंटू L/A, या रो बराबर क्या लिखिएगा? R इंटू A/L। रेजिस्टेंस का पढ़ाए थे ओम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर और लंबाई का मीटर, इससे ये खत्म। तो क्या आया? ओम मीटर। और रजिस्टिविटी हमेशा मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है कि चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो रजिस्टर को जोड़ने का कितना तरीका है? 2, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में ध्यान क्या रखेंगे? यहाँ पे रेजिस्टेंस को एक लाइन में जोड़ देंगे, है ना। पहले रेजिस्टेंस का अगर हम लेफ्ट पार्ट देखें तो दूसरे रेजिस्टेंस के राइट पार्ट से जुड़ा हुआ है, फिर दूसरा का जो लेफ्ट होगा वो तीसरा के राइट से जुड़ा हुआ है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखना, हर एक रेजिस्टेंस से यानी हर एक रजिस्टर से गुजरने वाला जो करंट है वो सेम होता है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि देखो करंट डिपेंड करता है रास्ता पर, इसमें रास्ता एक ही है इसीलिए करंट का वैल्यू सबसे सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस किस पर डिपेंड करता है? पॉइंट पे। तो पहले रजिस्टर के अक्रॉस एक पॉइंट, यानी एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, 2 पॉइंट,
फिर एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, ठीक, फिर एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। तो टोटल मिला करके कितना पॉइंट है आपके पास? 4। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 3। तो याद रखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में मान लो R1, R2 और R3 रेजिस्टेंस वाला 3 रजिस्टर को जोड़ा गया है। पहले के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? V1, दूसरे के क्रॉस V2 और तीसरे के क्रॉस V3, और नेट वोल्टेज कितना है? V। अब मान लो अब यहाँ से जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा? I। तो हर रजिस्टर से कितना पास करेगा करंट? I। अब देखो अगर हम V इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला अगर यूज करें तो पहला का वोल्टेज कितना आ जाएगा? IR1, दूसरे रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा? IR2, और तीसरे रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज IR3, ठीक है। अब देखो नेट वोल्टेज को क्या बोलेंगे? V1 V2 प्लस V3, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे, अगर हम इस 3 रजिस्टर को ना यूज करके सिर्फ एक रजिस्टर यूज करेंगे जो उतना ही वोल्टेज लेगा जितना इस तीनों को मिल रहा है, और उतना ही करंट जो है प्रोड्यूस करेगा जितना इस यहाँ पर जो है आई प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते तो क्या निकलता? V इज इक्वल टू करंट कितना जा रहा है? I, और इसका रेजिस्टेंस कितना है? RS। तो V को लिख सकते हैं IRS, V1 को यहाँ पे लिखेंगे IR1, V2 को IR2, V3 को IR3। सब में I ले लेगा कॉमन, सब से I ले लेगा कॉमन, तो I से I कैंसिल हो जाएगा, तो RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर को जब जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबके सम के बराबर होगा, ठीक है। चलिए अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की जब बात करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि रजिस्टर को हम 2 पॉइंट के क्रॉस जोड़ते हैं। तो जब तुम्हारे पास 2 ही पॉइंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, लेकिन अब यहाँ पे देखो रास्ता कितना बन जाएगा? 3, इसलिए करंट भी डिफरेंट हो जाएगा। तो यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में किसका वैल्यू डिफरेंट होता है? करंट का वैल्यू क्या होगा? डिफरेंट, लेकिन वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा? सेम। तो यहाँ पे देख लो कि 3 रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3, तीनों को जोड़ा गया है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। तो यहाँ से अगर हम I निकालना चाहेंगे तो V अपॉन R का फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो I1 यानी पहले रजिस्टर से कितना करंट जा रहा है, तो वोल्टेज और उसका रेजिस्टेंस का रेशियो निकाल लेंगे। तो वोल्टेज कितना मिल रहा है? V, और रेजिस्टेंस उसका है R1। उसी तरह से I2 हो जाएगा V अपॉन R3, I3 हो जाएगा V अपॉन R3, ठीक है। I2 कितना होगा? V अपॉन R2, और I3 कितना होगा? V अपॉन R3। लेकिन अगर हम नेट करंट की बात करें तो I था ना, I ना डिवाइड होकर के I1, I2 और I3 बना, तीनों को जब ऐड कर देंगे तो वो क्या होगा? I के बराबर होगा। अब फिर से वही बात, अगर हम तीनों रजिस्टर का यूज ना करके सिर्फ सिंगल रजिस्टर यूज करते हैं जो उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जितना ये तीनों मिल के कर रहा है, तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो है आपका I कितना होता? इस ये जो रजिस्टर है वो कितना करंट लेता? I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो I के जगह पे V अपॉन R लिख देंगे, फिर यहाँ पे I1 का वैल्यू, I2 का वैल्यू, I3 का वैल्यू, सबका वैल्यू रख देंगे। फिर इसमें तीनों में देखना कि V कॉमन है ना, V कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन R इक्वल टू क्या आएगा? 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये रहा सीरीज और पैरेलल। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जब तुमको ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो कनेक्ट किस में करेगा? सीरीज में। और अगर तुमको बहुत सारा रजिस्टर को ऐड करना है लेकिन रेजिस्टेंस कम चाहिए तो आप उसको कैसे कनेक्ट करेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, ठीक है। चलिए इस पे जो न्यूमेरिकल्स है वो हम लोग कल जो है कवर करेंगे। देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है। तो नॉर्मल देखा होगा कि अगर किसी भी कंडक्टर से करंट को पास करे कुछ समय के लिए तो आप देखेंगे वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है, ठीक है। तो इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिस पे आपका इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब वो सब काम करता है। तो अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ H इक्वल टू I²RT, कि अगर कोई कंडक्टर है वहाँ से करंट I जा रहा है, उसका रेजिस्टेंस R है और T समय के लिए उसमें अगर हम फ्लो करवा रहे हैं तो उसमें हीट कितना प्रोड्यूस होगा? H इक्वल टू I²RT।
दरअसल क्या होता है कि अगर कोई कंडक्टर से करंट पास करते हैं तो कंडक्टर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस के वजह से उस रेजिस्टेंस को कम मतलब ओवरकम करके ही ना करंट जा सकता है, एक एंड से दूसरे एंड जा सकता है ना। यानी कि चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस रेजिस्टेंस को जैसे ही ओवरकम करते हैं तो वहाँ पे एक वर्क किया जाता है बैटरी के द्वारा, है ना। बैटरी क्या करता है, चार्ज को पुश करता है, ठीक है। तो उस वर्क डन को हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि जितना काम ये बैटरी किया है उतना ही हीट भी प्रोड्यूस होगा। तो देखो W बराबर मान लो, W बराबर क्या होगा, V इंटू क्यू, कि अगर मान लो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है V और कितना चार्ज फ्लो करवाए हैं Q, तो W बराबर होगा ना V इंटू क्यू। अब देखो W इजकल टू V और Q की जगह पे IT लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको Q का इंफॉर्मेशन ना हो, I और T का ही इंफॉर्मेशन हो, तो Q को क्या लिख सकते हैं, IT। फिर देखो इस फॉर्मूला में कहीं पर भी V नजर नहीं आ रहा है, तो V को हटा देंगे किससे, IR से, ओम के नियम से, है ना। V इजकल टू IR, तो IR इंटू IT, तो W बराबर क्या होगा, I स्क्वायर RT। मतलब इस बैटरी को, इस सेल को कितना काम करना पड़ा, I स्क्वायर RT। जितना काम वो किया उतना ही हीट भी प्रोड्यूस होगा, इसलिए H बराबर क्या होगा, H बराबर I स्क्वायर RT। अब यहाँ पे एक चीज़ सुनो, अब यहीं पर है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, सिर्फ इसी इक्वेशन को यूज करेंगे। अगर मान लो इस दोनों को कांस्टेंट रख दें, R और T को क्या रख दें, कांस्टेंट, H किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, I स्क्वायर के। अगर मान लो I और T को कांस्टेंट रख दें, यानी करंट को और टाइम को अगर कांस्टेंट रख दें, तो किस पर डिपेंड करेगा, हीट, रेजिस्टेंस पर, कि करंट सेम है, टाइम भी सेम है, ठीक है। तो आप कंडक्टर का जितना रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। उसके बाद अगर हम करंट और रेजिस्टेंस दोनों को कांस्टेंट रखें और टाइम को वेरी करते जाएं, तो जो हीट है वो किस पर डिपेंड करेगा, टाइम पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखा होगा जितना अधिक समय तक करंट पास होता है कंडक्टर उतना ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। फोन एयर को देखा होगा ना, फ़ोन को अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा हीट हो जाता है, और अगर कम देर तक इस्तेमाल करते हैं तो कम हीट होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका, लास्ट से थोड़ा सा एक टॉपिक पहले है, इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस, ठीक है। यानी कि कोई इलेक्ट्रिक एप्लियंस है, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है, वो किस रेट से एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, जिस रेट से एनर्जी कंज्यूम होगा उसी रेट से वो वर्क भी करेगा, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। कि अगर मान के चलो कि टी टाइम तक वो कितना वर्क किया, W, तो यूनिट टाइम में कितना काम होगा, W बाय T, और यूनिट टाइम में जितना काम करेगा उतना ही एनर्जी भी ना खपत होगा, ठीक है। तो देखिए इसका ऐसा यूनिट बताइए, वर्क का होगा जूल, टाइम का होगा सेकेंड, जूल पर सेकेंड, जिसको क्या बोलते हैं, वाट। एक वाट का मतलब एक जूल अपॉन एक सेकेंड। इसका क्या मतलब है कि कोई मान लो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लगाए, वो एक सेकेंड तक काम किया और कितना जूल एनर्जी खा गया, एक जूल, तो उसको क्या बोलेंगे कि उसका पावर कितना है, 1 वाट। अगर 100 वाट के बल्ब की बात करें, इसका मतलब है कि अगर हम उसको 1 सेकेंड इस्तेमाल करेंगे तो 100 जूल एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर लेगा। और एक और यूनिट है इलेक्ट्रिक पावर का, HP। तो 1 HP का मतलब 1 हॉर्स पावर, और उसके अंदर कितना वाट लेते हैं, 746 वाट। बात खत्म है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और देखो, P का फॉर्मूला है ना W अपॉन T, और W को लिख सकते हैं V इंटू क्यू बाई टी, Q को लिख सकते हैं IT, T से T कैंसिल कर देंगे तो VI। तो पावर का फॉर्मूला 3 फॉर्मूला याद रखिएगा, एक तो क्या आया, VI। तो देखो P बराबर VI। अब मान लो V को हटा करके क्या लिखते हैं, IR इंटू I, तो क्या आ गया, I स्क्वायर R। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया पावर का। और देखो P इक्वल टू I स्क्वायर R है ना, I बराबर फॉर्मूला पढ़ाए थे V अपॉन R, स्क्वायर निकालना होगा तो दोनों के ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर। तो I स्क्वायर बराबर V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R, R से R खत्म, V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, ठीक है। तो पावर का 3 फॉर्मूला, P इक्वल टू VI, I स्क्वायर R और V स्क्वायर अपॉन R।
नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हम पावर का फॉर्मूला लिखेंगे W/T, W का मतलब वर्क डन या फिर कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, तो वहीं से अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो उस जो इंस्ट्रूमेंट है उसका पावर और वो कितना समय के लिए इस्तेमाल हुआ, दोनों का क्या निकाल लेंगे? प्रोडक्ट। यहाँ से लिख सकते हैं W=P/T, यही ना है वर्क डन या फिर एनर्जी कंज्यूम। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होगा पावर और वो कितना समय के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड टाइम। ठीक है, अब देखो P/T लिख दिए। ऐसा यूनिट क्या होगा? पावर का क्या होता है? वाट, टाइम का सेकेंड, तो वाट इंटू सेकेंड, या वाट इंटू सेकेंड को ही क्या बोलते हैं? जूल। ठीक है, देखो एनर्जी कोई भी हो लेकिन उसका ऐसा यूनिट हमेशा क्या होगा? जूल। कमर्शियल यूनिट इसका होता है किलोवाट आवर, जिसको लिखते हैं 1 kWh, किलोवाट आवर। इसी को बोलते हैं एक यूनिट। जैसे बिजली का जो होता है ना कि 5 रुपया यूनिट, 6 रुपया यूनिट, तो वो यूनिट है। तो एक यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर, किलोवाट आवर बड़ा यूनिट है। तो देखो 1 किलोवाट आवर को कन्वर्ट करेंगे तो इसको देखना, 1 किलो का मतलब कितना वाट? 1000। किलो का मतलब 1000। और 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है? 3600 होता है। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करेगा तो आ जाएगा तुम्हारा 3.6 10⁻6 आएगा ना। देखो ना 36 गुना हो जाएगा ना 10 का पावर 5, और फिजिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग अगर लिखेंगे तो क्या हो सकता है? 3.6 10⁻6। अब देखो किलो को तुम किसमें किलोवाट को तुम सीधा सिंपल वाट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, वाट, और ये आवर को किसमें कन्वर्ट किया? सेकेंड। तो वाट इंटू सेकेंड क्या कहलाता है? जूल। तो जो आपका यूनिट आएगा वो क्या आएगा? जूल। यानी कि 1 kWh या 1 यूनिट का मतलब क्या होता है? 3.6 10⁻6 जूल। पूरा इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया? खत्म। नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी का जो फॉर्मूला है, ठीक है, उसको तो रिवाइज कर ही लिए हैं, कल हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे।